पूर्ण रूप से अपने शिकंजे में जकड़ लिया। दरअसल पानी के इस खरीद बिक्री के कारण हमारी सरकार को रेवेन्यू के रूप में अरबों की कमाई होती है। कोई भी सरकार हो, वह हर उस उत्पाद को बाजार में लाना चाहती है जो उसके राजकोष को भर दे, चाहे उससे समाज को कितना भी नुकसान क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर शराब को हर सरकार संरक्षण देती है, चाहे इसे पीकर कितने ही लोग काल का ग्रास बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही अपराध, लूट, अश्लीलता बढ़े, शराब उत्पादन होगा और बिकेगा ही, क्योंकि इससे सरकारी खजाना जो बढ़ता है। पानी का धंधा भी अब शराब की श्रेणी में आ गया है। पानी की चोरी होती है हमारे देश में। पहले जहां लोगों को पानी मांगने पर अक्सर दूध से सत्कार किया जाता था, उसी देश में पानी खोजने से नहीं मिलता। कैसी विडंबना है, हमारे ही पानी को हमारे ही धरती से खींचकर हमें ही बेच दिया जाता है। आखिर कौन है ये लोग जो हमसे हमारे हिस्से का पानी छीन रहे हैं? हमें तनिक विचार करना होगा। पानी खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम में इतनी ताकीद की गई है कि अगर दरिया के किनारे भी हो तो भी पानी का इस्तेमाल लिमिट में ही किया जाए। अगर कोई पानी पिलाने का इंतज़ाम करता है, किसी को पानी पिलाता है बगैर पैसा लिए हुए, तो गोया वो अपने लिए जन्नत के पानी का इंतज़ाम करता है। लगता है हम अपनी मनुष्यता खो चुके हैं। अगर नहीं तो फिर यह पानी का कारोबार क्यों? अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर भविष्य में हम जल संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित ही हमें भविष्य में प्यासे मरना होगा। पूरे विश्व में करीब 130 करोड़ लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा आभास होता है कि इसी पानी की कमी के कारण मानवीय सृष्टि का अंत होगा। क्या हम इसी जल की खातिर एक दूसरे का कत्ले आम कर मानव सभ्यता का नामो निशान मिटा देंगे? हर दिन पानी के कारण विश्व में छोटे छोटे हजारों झगड़े होते हैं। अगर बड़े झगड़ों की बात की जाए तो दिल्ली तथा हरियाणा के बीच यमुना जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद, चंबल नदी को लेकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच विवाद, चीन तथा भारत के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जबकि नदियों और अन्य जल स्रोतों का पानी राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए, लेकिन अनेक राज्य इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। और जब हिंदुस्तान के अंदर राज्यों की स्थिति ये है तो राष्ट्रों का क्या होगा? दरअसल इंसान युद्ध लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है, जिसकी संभावना पानी में दिख रही है। और जब सीमित जल को लेकर असीमित आबादी दौड़ लगाएगी तो परिणाम युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। मात्र पिछले 50 वर्षों के दौरान पानी के मसले को लेकर राष्ट्रों के बीच तनातनी के 1700 से अधिक मामले सामने आए हैं। परिस्थितियां ऐसी ही रही तो राष्ट्रों के बीच युद्ध होगा। तो क्या अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा? हाल ही में हैदराबाद स्थित एक संस्था नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक अध्ययन के दौरान पता चला है कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई सहित देश के कई महानगरों में भूमि जल अपने आप खत्म हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में पेयजल की गंभीर समस्या उभरी है, क्योंकि यहां के भूजल का अधिकतम दोहन कृषि कार्य हेतु किया जा चुका है। धरती के भीतर से जब पानी का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जाता है तो पानी स्वतः खारा होने लगता है, क्योंकि खारा या नमकीन जल धरती की सबसे निचली सतह पर होता है। और जब हम धरती के गर्भ से अत्यधिक मात्रा में पानी को खींचते हैं तो खारा जल अपने आप ऊपर आ जाता है।
इससे ना तो हम पी सकते हैं और ना ही खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि इससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और वर्तमान परिस्थितियों में इस समस्या का तत्काल एकमात्र उपाय वर्षा के जल का भंडारण करके ही किया जा सकता है। देश के अधिकांश हिस्सों में होने वाली करीब 75% बारिश महज 80 से 120 घंटों में हो जाती है। चुनौती ये है कि इतने छोटे से समय में होने वाली बारिश के पानी का भंडारण हम कैसे करें। इसके लिए सरकार को त्वरित योजनाएं बनाकर तुरंत प्रभाव में लाना होगा। आम लोगों को भी इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी निजी नीतियां बनानी होगी। वक्त आ गया है कि हम इस गंभीर समस्या के प्रति सचेत हो जाएं। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश के करीब 800 ऐसे भूखंडों को पद चिन्हित किया है जिसका जल स्तर निरंतर घट रहा है। गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों ने अपनी भूजल संपदा हमेशा के लिए खो दी है। तब हम क्या करेंगे जब देश का प्रत्येक भूभाग अपनी भूजल संपदा हमेशा के लिए खो देगा। भारत को शीघ्र ही अपना एक जल भंडार बनाना ही पड़ेगा ताकि भारतवासियों को स्वच्छ जल और पर्याप्त उपलब्धता हासिल हो सके। सूर्य की गर्मी से एक साल में समुद्र का 3,40,000 घन किलोमीटर ताजा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा जमीन से 60,000 घन किलोमीटर पानी उड़ता है। इस प्रकार तकरीबन 4 लाख घन किलोमीटर ताजा पानी धरती और आकाश के बीच तैरता रहता है। ऊपर उड़ने वाला यही पानी वर्षा के रूप में धरती पर आता है। परंतु वर्षा के इस ताजे जल का हम मात्र 10% तक ही उपयोग में लाते हैं। शेष जल बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। इसे रोकने को हमारे पास न तो कोई विशेष नीति है न ही कोई भविष्य की योजना। केंद्र एवं राज्य सरकार को साथ मिलकर जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए नीतियां तैयार करनी होगी, जिसमें नदियों की देखरेख, नहरों का निर्माण, कृषि निवेश वृद्धि, जल संरक्षण आदि प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। देश में वर्षा का स्तर एक जैसा न होने के कारण कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं सूखे की समस्या। इस स्थिति से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। मकसद ये है कि पूरे भारत में पानी का समान रूप से वितरण हो। नदियों को जोड़ने का काम अगर युद्ध स्तर पर नहीं किया गया तो हमारे सामने सैकड़ों समस्याएं खड़ी होंगी। कुछ पर्यावरणविद और विद्वानों का कहना है कि अगर नदियों को जोड़ा गया तो लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि एवं वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। बड़ी संख्या में मनुष्य और जानवरों का पलायन होगा। पर्यावरणविद नदियों को जोड़ने को प्रकृति के विरुद्ध मानते हैं। इनका ज्यादा जोर जल संरक्षण पर है। इनका कहना भी सही है, परंतु एक सवाल यह भी है कि किसी नदी के आंतरिक जल को किसी सूखी नदी में ले जाना गलत है क्या? बाढ़ का जो पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है, वह अगर किसी सूखी नदी में बहे तो क्या गलत है? भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना 2002 में शुरू की गई थी। इस समय देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2002 में सरकार को यह आदेश दिया था कि वो देश की नदियों को 10 साल के भीतर जोड़ने का प्रयास करे, किंतु सारी योजनाएं अधूरी साबित हुई। नदियों के जुड़ने से हम बाढ़ की त्रासदी से तो बचेंगे ही, साथ ही 2050 तक
16 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि भी सिंचित होने लगेगी, जबकि वर्तमान में 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई हो पा रही है। जबकि देश की सर्वोच्च अदालत भी नदियों को जोड़ने के पक्ष में है। पूर्व राष्ट्रपति एवं देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में, नदियों को जोड़ने की योजना को तत्काल लागू करना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि इससे देश को बाढ़ व सूखे के अनंत चक्रव्यूह से छुटकारा मिलेगा। विकसित देशों में समुद्र में जाने से पहले ही नदी जल का अधिकतम प्रयोग कर लिया जाता है। पूर्व सोवियत संघ में शामिल अराल सागर से जल का स्थानांतरण, इजराइल में गैलीलो झील से तटीय इलाकों में जल स्थानांतरण कर जल समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। भारत में लगभग 70 से 75% जल का प्रयोग कृषि कार्य में होता है। इसके नियंत्रण के लिए सिंचाई के हमें आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। फसलों का चयन करना होगा। 1 किलो गेहूं उत्पादन करने के लिए करीब 500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। खाद्य एवं कृषि नीतियों के विश्लेषक देवेंद्र शर्मा का कहना है, 1 केजी गो मांस के उत्पादन में 16 केजी अन्न की आवश्यकता पड़ती है। 1 केजी मांस की समग्र उत्पादन प्रक्रिया में करीब 70,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। 1 टन इस्पात या कागज बनाने के लिए 100 टन जल चाहिए। इससे भी बढ़कर 10 लाख किलोवाट क्षमता वाले परमाणु संयंत्रों में 24 घंटे अर्थात एक दिन में करीब 450 करोड़ लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। चंद घंटों में इतनी विशाल जल राशि की खपत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हरित क्रांति के दौर में हमने हैंड पंप लगवाए। सरकार ने बोरिंग की इजाजत दी थी क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करना था। सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई, किंतु सब व्यर्थ हो गया। आज हैंड पंप सूख चुके हैं। भूमि के अंदर का जल दूर हो चुका है। देश का जल प्रदूषित है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देश भी जल संकट से जूझ रहे हैं। अगर आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए आम लोगों का क्या योगदान हो सकता है। देश की जनता ऐसा क्या करे जिससे कि शासक वर्ग भी जल को लेकर संवेदनशील हो जाए। तो आप सबसे पहले पानी की खपत कम से कम करें, इसे व्यर्थ बहने न दें। नदी, तालाब और जल के किसी भी स्रोत को दूषित न करें। पानी प्रकृति की ओर से दिया गया एक निःशुल्क उपहार है, इसे खरीद कर न पिएं और यदि आप सक्षम हैं तो प्यासे लोगों के लिए मुफ्त प्याऊ की व्यवस्था करें। बस आप सचेत हो जाएं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।